हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज सेक्शन के सेकंड चैप्टर के बारे में। जी हाँ, सेकंड चैप्टर यानी चैप्टर का नाम लास्ट स्प्रिंग है। लास्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, बाई अनीस जंग जी ने इसको लिखा है। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से जान सकते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको इस वीडियो में उपलब्ध मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज़ है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपको बताया गया है कि दो तरह के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर के करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर का करना होता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यानी लेखिका ऐसा क्यों कहती है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उसके लिए सोना है, उनके लिए सोना है। अर्थात इस चैप्टर के बारे में आपने इसकी समरी अगर देखा होगा तो उसमें अनीस जंग जी ने अपने सराउंडिंग्स की दो स्टोरीज के बारे में इसमें वर्णन किया है। पहला तो कचरा बीनने वाले बच्चे जो हैं, और दूसरा फिरोजाबाद के जो चूड़ी कारखाने में काम करने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बताया है कि उनकी लाइफ कैसे होती है। तो उसी पहले टॉपिक के बारे में है पहला क्वेश्चन कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है, यानी उन बच्चों के लिए जो कचरा बीनते हैं। तो देखिए क्या आगे आंसर में क्या लिखा हुआ है। गार्बेज इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी गार्बेज का मतलब कूड़ा कचरा होता है। इज़ द ओनली केवल मीन्स साधन है ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी उनके लिए गार्बेज जो था यानी कूड़ा जो था वही सर्वाइवल का यानी उनके जीविका का साधन था, उनके जीवन यापन का एक ही साधन था, वो जो था गार्बेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी। दे सर्च, वो तलाश करते थे, फॉर समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ की वैल्यूएबल जो महत्वपूर्ण हो, इन द गार्बेज यानी कूड़े में, एंड सेल और बेचते थे, फॉर अ लिटिल मनी यानी कुछ पैसों के लिए। अर्थात वो कूड़े में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की तलाश करते थे जिससे कि वो उन्हें कुछ पैसों में बेच सकें। दे पिच दियर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रेग, यानी वो जहाँ पर भी कूड़ा पाते थे, दे पिच दियर टेंट्स यानी अपने टेंट लगा देते थे, वेयर एवर दे कैन फाइंड रेग्स यानी जहाँ पर उन्हें कूड़े का ढेर मिल जाता था या कूड़ा मिल जाता था वहीं पर वो अपना टेंट लगा के वहीं रहने लगते थे। So the author rightly says that garbage is no less than gold to the rag pickers, यानी इसीलिए द ऑथर्स लेखिका जो हैं वो कहती हैं, राइटली सेज यानी ठीक ही तरह से कहती हैं, दैट गार्बेज अर्थात कूड़ा जो है इज नो लेस देन कम नहीं है, गोल्ड टू यानी सोने से कम नहीं है, टू द रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों के लिए। जी हाँ, कूड़ा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं था कूड़ा उनके लिए, चूँकि उन्हें वो उस कूड़े में किसी वैल्यूएबल चीज़ की तलाश करते थे कि कीमती चीज़ की, ताकि उनको मिल जाए और जिसको बेच कर वो उससे कुछ पैसे प्राप्त कर सकें। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या है। व्हाट इज़ द साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कूड़े के ढेर में साहब उसी लड़के का नाम है, एक लड़के का नाम है। जी हाँ, कूड़ा बीनने वालों में से एक लड़के का नाम है जिसके बारे में लेखिका इसमें वर्णन करती है इस चैप्टर में। तो कूड़े के ढेर में साहब क्या खोज रहा है, और वेयर इज ही वो कहाँ है, और कहाँ से, वेयर हैज ही कम फ्राम वो कहाँ से आया है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है, साहब इज ये रैग पिकर यानी वो कूड़ा बीनने वाला लड़का है साहब जो है, ही इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो गार्बेज के डंप्स में अर्थात कूड़े के ढेर में लुकिंग फॉर तलाश करता है, गोल्ड माने सोने की तलाश करता है, इन द गार्बेज डंप यानी
कूड़े के ढेर में वो सोने की तलाश करता है। प्रेजेंटली ही इज़ इन दिल्ली, यानी अब वो इस समय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ही हैज़ कम फ्राम बांग्लादेश, और वो आया कहाँ से है, जी हाँ वो बांग्लादेश से आया हुआ है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वो कहाँ है और कहाँ से आया है, तो इस समय वो दिल्ली में है और आया कहाँ से है, बांग्लादेश से आया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, यानी लेखिका बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है। जी हाँ, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, लेखिका क्या एक्सप्लेनेशन देती है, क्या स्पष्टीकरण देती है, क्या व्याख्या करती है फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए जो नॉट बियरिंग फुटवियर, अर्थात बच्चे जो फुटवियर नहीं पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे, उनके बारे में क्या बताती है। तो आइए आंसर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, अर्थात पैसे की कमी। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, अर्थात पैसे की कमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या है। चिल्ड्रन लाइक साहब कैन नॉट अफोर्ड शूज, यानी साहब की तरह के जो बच्चे हैं वो शूज की व्यवस्था अर्थात जूते की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। व्हेन साहब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज ही वियर्स, जब साहब एक जोड़ी जूता पा जाता है, जी हाँ कूड़े के ढेर में या उसको कोई दे देता है एक जोड़ी जूता, तो जब वो जूता पा जाता है, साहब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज, जब एक जोड़ी जूता पा जाता है, ही बियर्स यानी वो उसे पहनता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे वेयर फूट, और वन एक्सप्लेनेशन एक व्याख्या ये भी है, इज दैट इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन, ये एक परंपरा हो चुकी थी उनके लिए, हो चुकी है फॉर देम अर्थात उनके लिए टू स्टे बेयर फूट यानी नंगे पाँव रहना। जी हाँ, पहला एक्सप्लेनेशन जो था लेखिका ने बताया कि पैसे की कमी के कारण बच्चे नंगे पाँव थे, वो जूता नहीं पहनते थे, और दूसरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था कि शायद ये एक परंपरा हो चुकी थी कि वो लोग जूता नहीं पहनते थे। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन राइटर को इस बात पर शंका थी, यानी दूसरी एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर बताई गई है उसके बारे में लेखिका को शंका थी कि नहीं ऐसी कोई परंपरा नहीं होती, अगर जूता उनको मिलता तो जूता पहनते। तो जो मेन कारण उसका था जूता ना पहनने का वो यही था कि पैसे की कमी थी और वो जूता ले नहीं पाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन अर्थात स्पष्ट करो। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी साहब जो है डज नॉट सीम टू बी हैप्पी यानी प्रसन्न नहीं दिखता है, वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी टी स्टॉल पर चाय की दुकान पर काम करते हुए साहब प्रसन्न नहीं दिखता है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनड, वो वहाँ पर बहुत ही कसौटी में और बहुत ही भार वहाँ पर फील करता है, यानी बहुत ही दबाव में वो रहता है, उसको लगता है कि बहुत ही दबाव में है। साहब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, यानी अब साहब अपने इच्छा का मालिक नहीं रहा, यानी अपना स्वामी नहीं रहा, साहब अब अपना स्वामी नहीं रहा, अर्थात वहाँ पर साहब चाय की दुकान पर गुलामी महसूस करता है और अब वो अपना स्वामी नहीं रहा। तो अर्थात आंसर में जो था कि क्या साहब चाय की, क्वेश्चन में कि क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, तो साहब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद शहर जो है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी फिरोजाबाद शहर जो है वो कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, वहाँ कांच के काम होते हैं, शीशे का कारखाना है, कांच का कारखाना है, तो इस कारखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ आगे देखिए। एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी प्रत्येक परिवार जो है वो यहाँ पर बैंगल्स मेकिंग में अर्थात चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है, अर्थात चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। हर परिवार यहाँ चूड़ियाँ
बनाता है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये शहर फेमस है अपने चूड़ियों के लिए। जी हाँ, फिरोजाबाद शहर अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यही बात यहाँ पर आंसर में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। जी हाँ, उन खतरों को बताना है कि चूड़ी उद्योग में काम करने में, शीशे के उद्योग में काम करने में क्या खतरे हैं, क्या परेशानियां हैं, इस बात को यहाँ पर बताना है। तो आंसर में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है? वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स, यानी जो वर्कर्स हैं, कामदार हैं, जो काम करने वाले हैं, मजदूर जो हैं, वो काम करते हैं इन डिंगी सेल्स, यानी एक अंधेरी छोटी छोटी कमरों में काम करते हैं, कोठरियों में कक्ष में काम करते हैं। विदाउट एयर, जहाँ पर ना ही एयर है एंड ना लाइट, और ना ही प्रकाश है, अर्थात ना हवा है ना प्रकाश है। अर्थात वर्कर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे सेल्स में काम करते हैं, जहाँ पर ना हवा होती है ना प्रकाश होता है। दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वो अपने आँखों की चमक जो है वो खो देते हैं। द पाउडर फ्राम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी द पाउडर फ्राम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स, यानी बैंगल्स अर्थात चूड़ियों के पॉलिश करने का जो पाउडर है, वो पाउडर आल्सो ब्लाइंड देव, वो भी उन्हें अंधा बना देता है। अर्थात वहाँ पर काम करने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे कमरे में, छोटे कमरे में, जहाँ पर लाइट ना होती है ना ही एयर होता है, वहाँ पर काम करना पड़ता है, और जिसके कारण उनके आँखों की रोशनी चली जाती है। और वहाँ जो उस पॉलिश में जो पाउडर है, अर्थात बैंगल्स के पॉलिश में, अर्थात चूड़ियों के पॉलिश में जो पाउडर यूज़ होता है, वो पाउडर भी बहुत ख़तरनाक होता है, और जिससे उसके कारण भी उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अब दोस्तों ये शार्ट आंसर थे। ये शार्ट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शार्ट टाइप के क्वेश्चन और आंसर थे, इसके बारे में अगर आप देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर में देखिए क्या है। हु इज मुकेश, अर्थात मुकेश कौन है? टू व्हिच फैमिली डज ही बिलोंग, उसका संबंध किस परिवार से है, अर्थात वो किस प्रकार के परिवार से जुड़ा हुआ है। डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीजन, यानी उनकी दयनीय स्थिति जो है, मिजरेबल कंडीशन है उसका, और उसके कारण के बारे में बताइए। जी हाँ, देम एंड द रीजन, यानी डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ देम, यानी उनके दयनीय स्थिति के बारे में बताइए, एंड द रीजन, और उसका क्या कारण है ये भी बताइए। तो आइए आंसर में देखते हैं। अब ये दोस्तों सेकंड जो फिरोजाबाद में बनाने वाले, चूड़ी बनाने वाले बच्चे थे, उसी में से, परिवार में से एक बच्चे का नाम मुकेश है, उसी के बारे में लेखिका इसमें बताती है। तो ये लॉन्ग आंसर उसी के बारे में देखते हैं। मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी मुकेश जो है वो संबंध रखता है कहाँ से? टू द बैंगल्स मेकर्स, यानी बैंगल मेकर्स जो हैं, चूड़ी बनाने वाले जो हैं, आप फिरोजाबाद के, उन्हीं से उसका संबंध है। वेयर ईच फैमिली, जहाँ पर प्रत्येक परिवार, इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी चूड़ी बनाने में ही जुटा हुआ है, अर्थात चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, यानी हर परिवार वहाँ का चूड़ी का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हैजर्ड्स वाइल वर्किंग, यानी जो बैंगल्स मेकर हैं, अर्थात चूड़ी बनाने वाले जो हैं फिरोजाबाद के, वो जब काम कर रहे होते हैं, अर्थात इस काम में उनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी तमाम प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। मेनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन, जिनमें से बहुत से बच्चे हैं। हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस, जो काम करते हैं नियर हॉट फर्नेसेस, अर्थात गर्म भट्ठियों के नज़दीक जो काम करते हैं वो बच्चे। आगे देखते हैं क्या है। हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस, यानी वो बच्चे, इसमें से बहुत से बच्चे हैं कि जो गर्म भट्टियों के नज़दीक काम करते हैं। ड्यूरिंग डे लाइट, यानी डे लाइट के दरमियान, प्रकाश के दरमियान, दिन के दरमियान। आफ्टर लॉसिंग दियर आई साइट, जो अपना ऑफ्टन, प्रायः, लॉसिंग दियर आई साइट, वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। बिफोर एडल्टहुड, यानी वयस्क होने से पहले, अर्थात बच्चे जो वहाँ पर काम करते होते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, शीशे के फैक्ट्री में, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं, तो बड़े होने से पहले ही अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल,
बरसों तक दिमाग को झकझोर देने वाले, दिमाग को भूथरा बना देने वाले परिश्रम से हैव किल्ड ऑल इंटिएटिव एंड द एबिलिटी, हैव किल्ड जो ख़त्म कर देती है, मार देती है, ऑल इंटिएटिव एंड द एबिलिटी यानी उनके आत्मबल और उनकी एबिलिटी जो योग्यता उनकी है, टू इवन थिंक ऑफ टेकिंग अप अनदर प्रोफेशन, यानी ये विचार कि जिससे वो किसी दूसरे प्रोफेशन में लग पाएँ या दूसरे काम में लगें, दूसरा काम करें, इस बात को सोचने के लिए जो उनकी क्षमता है, जो उनका आत्मबल है, उसको वो परिश्रम जो है यानी सालों तक ये कठिन मेहनत जो है, दिमाग को झकझोर देने वाली मेहनत जो है, ये मेहनत उनको उनके विचारों को ख़त्म कर देती है। They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politicians, authorities, money lenders and middlemen। अर्थात वे एबल नहीं है टू ऑर्गेनाइज दमसेल्व यानी अपने आप को इकट्ठा करने में, इनटू ए कोऑपरेटिव यानी एक साथ एक किसी काम के लिए वो अपने आप को इकट्ठा करने के भी योग्य नहीं है। ड्यू टू बुलिंग कारण उसका क्या है कि धमकी एंड एक्सप्लॉयटेशन यानी जो शोषण है, धमकी और शोषण के कारण बाय द पॉलिटिशियन यानी किनके द्वारा, पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिक जो राजनेता हैं, अथॉरिटीज़ यानी अधिकारी लोग, मनी लेंडर्स यानी मनी लेंडर यानी सूदखोर या महाजन जिसे आप कह सकते हैं, एंड मिडलमैन, मिडलमैन का मतलब बीच वाले जो होते हैं यानी दलाल, आप उनको दलाल कर सकते हैं। अर्थात दलाल, मनी लेंडर अर्थात महाजन, अधिकारी, राजनेता, इन सबके शोषण और धमकी के कारण वे लोग आपस में किसी काम के लिए, किसी आंदोलन के लिए या किसी विरोध के लिए वो कभी इकट्ठा भी नहीं हो पाते हैं, इसके योग्य भी वो नहीं हैं। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज हैविंग होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स ऊबली डोर्स नो विंडोज ओवर क्राउडेड। देखते हैं, दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स यानी वो बहुत ही बदबूदार जो गलियां हैं उनमें निवास करते हैं, रहते हैं। चोक्ड विद गार्बेज जो कूड़े से भरी हुई हैं, एकदम से दुर्गंध युक्त हैं। हैविंग होम्स जिनका घर जो है विद क्रम्बलिंग वॉल्स यानी उनके जो घर हैं उसकी घर की दीवारें गिरती हुई हैं, ऊबड़ खाबड़ दीवारें हैं यानी गिरती हुई दीवारों के घर हैं उनके। ऊबली डूर्स यानी जो डूर भी लगे हुए हैं वो भी हिलते डुलते हैं। नो विंडोज ना ही कोई खिड़की है वहाँ पर। और ओवर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, ओवर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस यानी यहाँ से आप देखते हैं विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस यानी जो भरे हुए हैं, अर्थात वो जो वहाँ के उनके विथ फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स यानी जो एरिया है वहाँ का वो एकदम भरा हुआ है किससे, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस यानी आदमियों के परिवार, एंड एनिमल्स अर्थात जानवर। को एक्सिजिटिंग यानी वो एक साथ रह रहे होते हैं, यानी वो गलियाँ जो थीं वो बहुत ही बदबूदार थीं, बहुत ही कूड़े कबाड़ वहाँ पर भरे हुए थे और उनकी दीवारें, उनके घर की दीवारें जो थीं वो भी गिरती हुई थीं, दरवाजे भी टूटे फूटे हुए लगे थे, विंडोज़ भी नहीं थीं। और वो एरिया जो था वो वहाँ पर आदमी और जानवर साथ साथ निवास करते थे। इन ये प्रीमेवल स्टेट यानी आदतन अवस्था से, यानी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने ज़माने के लोग हों, इस तरह से वहाँ निवास कर रहे थे। दे हैव नॉट इवन इंजॉयड इवन वन फुल मील इन दियर इंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी, यानी दे हैव नॉट इवन इंजॉयड उन्होंने कभी भी आनंद नहीं लिया था, इवन वन फुल मील इन दियर इंटायर लाइफ टाइम यानी अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक समय का भोजन भी यानी एक टाइम का भोजन भी बड़े ही आनंद से उसका आनंद मतलब एक समय मतलब एक टाइम का भोजन भी आनंद से वो नहीं खा पाते थे। बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी अपने गरीबी के कारण, यानी वो इतने गरीब थे कि उन्हें एक टाइम का भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता था, ठीक प्रकार का भोजन भी उन्हें नहीं उपलब्ध होता था। तो ये वहाँ के जो फिरोजाबाद के लोग थे उनकी ये कहानी थी। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी लॉन्ग आंसर है आपका। इसमें दिया गया कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। जी हाँ, सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के जीवन का वर्णन करें। जी हाँ, सीमापुरी जो है वो दिल्ली का एक एरिया है, वहीं पर कचरा बीनने वाले लोग वो इकट्ठा होते थे, वहीं पर उनका निवास स्थान था। तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। जी हाँ, सीमापुरी में लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग थे, वहाँ पर सेटल हुए थे, इकट्ठा थे, वहीं रहते थे। इट इज़ ए प्लेस ऑफ द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी ये दिल्ली का एक सीमावर्ती इलाका है, एक स्थान है, दिल्ली का एक सीमावर्ती स्थान है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो वहाँ के दो जो थे, हु लिव जो वहाँ रहते थे, लिव हियर यहाँ रहते थे, आर स्क्वेटर्स हु केम फ्राम बांग्लादेश इन 1971। यहाँ पर जो निवास करते थे वो क्या थे, अतिक्रमणकारी, आप कह स्क्वेटर का मतलब कह सकते हैं आप, या शरणार्थी भी कह सकते हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे इन 1971 यानी 1971 में, अर्थात 1971 में जो बांग्लादेश से वहाँ पर आए थे, इकट्ठा हुए थे, वही लोग थे कचरा बीनने वाले लोग। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी रैग पिकर्स निवास करते थे स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी जो मिट्टी के बने हुए ढांचे थे उसी में निवास करते थे, अर्थात उनका छोटा छोटा घर जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन, यानी उस मिट्टी के घरों पर क्या होता था, छत जो होती थी उसकी, वो किसकी होती थी, टिन एंड तारपुलेन, अर्थात टिन और तिरपाल की। जी हाँ, उस मिट्टी के घर की छत जो होती थी वो टिन और तिरपाल की होती थी। देयर इज़ नो सेवेज ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, यानी वहाँ पर ना ही कोई नाला था, ना ही कोई नाला नाली थी, या कोई टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था थी, अर्थात रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी की भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती थी। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, वो वहाँ पर निवास करते थे, वो यहाँ रहते थे विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, एंड विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिशन के, यानी बिना किसी आज्ञा के, अनुमति के, यानी बिना किसी अनुमति के और बिना किसी पहचान के वो यहाँ पर निवास करते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैन दियर आइडेंटिटी, यानी भोजन जो था वो उनके लिए अत्यंत आवश्यक था, फॉर देम दैन दियर आइडेंटिटी, यानी उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान से भोजन जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी बच्चे जो होते थे वो बड़े होकर क्या होते थे, अपने ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी बच्चे भी अपने जीवन यापन के लिए उसी में जुड़ जाते थे, पार्टनर हो जाते थे, यानी उसी काम में लग जाते थे। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट चिल्ड्रन अपीयर इन द मॉर्निंग विथ देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट, यानी बेयर फुट चिल्ड्रन अर्थात नंगे पाँव वाले बच्चों की एक सेना जो होती थी, अवेयर इन द दिखाई पड़ती थी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, विद दियर प्लास्टिक बैग, अपने प्लास्टिक बैग के साथ, ऑन दियर सोल्जर्स जो उनके कंधों पर होता था, अर्थात छोटे छोटे जो बच्चे थे वो सुबह सुबह बच्चों की एक फौज दिखाई पड़ती थी कि तमाम बच्चे अपने कंधों पर प्लास्टिक का बैग लाद करके, अर्थात कूड़ा बीनने वाला जो बैग था उसी को लेकर निकल पड़ते थे। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, जो गार्बेज था कूड़ा था वो उनके लिए क्या था, डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए उसकी जो मीनिंग थी, उसका मतलब जो था वो एक डिफरेंट प्रकार भिन्न होता था, अर्थात वो कूड़े को केवल कूड़ा नहीं समझते थे। आगे क्या समझते थे देखते हैं। फॉर देम इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए क्या था, आश्चर्य में लिपटा हुआ था। जी हाँ, कूड़े की बात जो है, कूड़ा उनके लिए क्या था, आश्चर्य में लिपटा हुआ था, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें थी। क्या चीज़ें थी आगे देखते हैं। दे में फाइंड ये रूपी, यानी उस कूड़े में उनको क्या मिल जाता था, दे में फाइंड ये रूपी, वो 1 रुपया प्राप्त कर सकते थे, पा सकते थे। इवन ये 10 रुपी नोट अथवा 10 रुपये का एक नोट भी उनको मिल जाता था। आर ये सिल्वर कॉइन अथवा
एक चांदी का सिक्का भी उन्हें मिल सकता था। देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उनके पास हमेशा ये आशा होती थी कि वो कुछ ज़्यादा उस कूड़े में प्राप्त कर सकें, यानी कूड़े के ढेर में उनको कुछ और मिल जाए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होता है। ये लॉन्ग आंसर था, यानी अर्थात सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के बारे में उसका वर्णन था। अब ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपके सेकंड चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, दोनों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जा चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको जुड़े रहना है, आपके कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।